हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में अप्लाइड प्रॉब्लम्स। और ये जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस हैं। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक कंसेप्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट से मैं शुरू करूँगा कि जो हमारी बॉडी जब मोशन करती है इंक्लाइन प्लेन पे तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है रेगुलर इंटरवल पे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नेट, गेट, बार्क, जेस्ट, फर के स्टूडेंट हैं, जेम के हैं। इवन दो जो हमारा नीट का पेपर होता है, आईटी जेई का होता है, सभी में क्वेश्चंस आता है इस पैटर्न पे। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम, पहली और प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो दोनों का कंसेप्ट सेम है। तो जो कंसेप्ट एक ही पे बेस होंगी उन प्रॉब्लम को एक साथ लूंगा मैं। तो प्रॉब्लम 1 को समझाता हूँ पहले। क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, उसकी वेलोसिटी v है और ये रोल करती है हाइट h से, और हाइट h की वैल्यू दे रखी है 3v²/4 और मल्टीप्लाइड में g, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है बॉडी का। तो एक तो सबसे पहले ये जरूर याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम बॉडी का आपको याद हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद के साथ साथ आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी याद हो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। 3 चीज़ों को तो आप सदा ही याद करके जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ बॉडियों का बताऊंगा अभी यहाँ पे, और कुछ का ये भी बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता तो उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले क्वेश्चंस में जो फिजिक्स अप्लाइड है मैं उसे डिस्कस करता हूँ, और फर्स्ट और 8 प्रॉब्लम को एक साथ डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 8। मुझे उम्मीद है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट इसे मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से मैंने देखा रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में ये कंसेप्ट पूछा जाता है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। यहाँ पे कोई बॉडी है और ये बॉडी नीचे की तरफ आती है हाइट h से, दिस वन, ये हाइट h है, और ये एंगल माने लेते हैं कुछ देर के लिए थीटा। और बॉडी जैसे जैसे यहाँ से हाइट h से, ये हमारा प्लेन है जिसके ऊपर ये मूव करती है। बॉडी जैसे जैसे हम मोशन करेगी नीचे की तरफ आएगी, तो बॉडी के पास जो मोशन होगी उसमें 2 तरीका की एनर्जी होंगी। एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जब बॉडी होगी हाइट h के ऊपर तब इसके पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा कि जब बॉडी इस पॉइंट पाएगी तो इस पॉइंट को मान लो कुछ देर के लिए A और इस पॉइंट को मान लो कुछ देर के लिए B तो ग्राउंड है और A जो है ये हाइट h से है, इस प्लेन पाई है, और ये जो सरफेस है जिसपे ये आ रहा है इसको हमने मान लिया कि ये सरफेस जो है वो फ्रैक्शनलेस सरफेस है। मैं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर टॉप 10 क्वेश्चंस में मैं जाके क्वेश्चन कहूं तो इसको शायद फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इस कंसेप्ट को लगातार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। जितने भी क्वेश्चन है इस पर आए बेस हैं, जो आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उन्हें भी मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी जब पॉइंट ए पे होगी तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी वो देखें पहले। पॉइंट ए पे एनर्जी क्या होगी? पॉइंट ए पे होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, वो होता है mgh। मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक वस्तु को ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल इसको क्यों कहते हैं कि ग्रेविटी के अधीन जो है मोशन होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस पोटेंशियल एनर्जी को। तो बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है कि हाइट h पे अगर कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो mgh हम मार्क करें। जब बॉडी नीचे की तरफ को शुरू करेगी मूव करना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे सपोज किया यहाँ पे आ गई बॉडी और हमसे कहा जाए भाई इसके ऊपर हमें बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस बिंदु पे जो ये हाइट होगी, इसको हाइट को सपोज किया मैं h1 कह दूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी mgh1 होगी। mgh अब mgh1 के मुकाबले जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइट h ज़्यादा है, h1 कम है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। जब इस बिंदु पर पहुंचोगे पॉइंट बी के ऊपर तो होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट यहाँ 0 होगी। तो पॉइंट बी पे जो एनर्जी होगी वो देखें, ये हमारा पॉइंट ए था, पॉइंट बी पे जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी 2 तरीका की होती है, एक होती है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती हुई आती है तो उसके अंदर बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और बॉडी जब हमारी मूव करके आगे बढ़ती है तो बढ़ने का कारण उसका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होता है।
तो ये एक तो बॉडी जैसे बॉडी चली तो अपनी एक्सिस पे घूमती है और एक बॉडी आगे बढ़ती है। जो आगे बढ़ती है उसके कारण स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और बॉडी अगर अपनी एक्सिस के पर तक घूमती हुई आती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम सभी जानते हैं, इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एक चीज़ जरूर कभी ना भूलें कि जो हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर तो होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी टी के ई, और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी रहती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों एक्सप्रेशनों को कभी मिस ना करें, और दोनों का अगर हम सम ले लेंगे तो एक टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी। तो इस तरीका से कंसेप्टों को अप्लाई करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। इसको इक्वल कर दें एम जी एच के। तो दिस इज नथिंग रेदर देन इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब जैसे क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, तो आप लगाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट बी पे कहता है कि पॉइंट बी पे कौन सी एनर्जी होगी, तो आप आंसर मार्क करेंगे काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। कितनी होंगी, इसके इक्वल होंगी। अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो साइन थीटा जो है, अगर इस पूरी डिस्टेंस को मैं कुछ देर के लिए एस मान लेता हूं, दिस वन, तो साइन थीटा जो हमारा बन के आएगा वो हमारा साइन थीटा की वैल्यू एच अपॉन एस होगी, दिस वन। देख ले ट्रेंगल में कैसे लोगे, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा ट्रेंगल में, ये एंगल 90 है। तो यहां से इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एम जी और एच की जगह पे रख दो एस साइन थीटा इजकल टू हाफ, आई की जगह पे जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है वो होता है आई इजकल टू एम के स्क्वायर, और के यहाँ कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन किसी का भी कैलकुलेट कराता है तो आप क्या करें, आई बराबर एम के स्क्वायर कर दें, और आई बराबर एम के स्क्वायर में के जो होगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। देखो जैसे क्वेश्चंस इसमें आप देख रहे होंगे पूछा गया है, कोई से क्वेश्चंस में चेक करो कौन से क्वेश्चन में पूछा गया है रेडियस ऑफ गायरेशन, सेकंड में, सेवेंथ में। तो सेवेंथ क्वेश्चन को जैसा आपसे पूछता है कि यहाँ पे कैलकुलेट करें रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपके लिए आसान है, आपको पता होनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जैसे मैं सेवेंथ क्वेश्चन ही सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंसेप्ट आ गया, जहाँ कंसेप्ट जिसका भी मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन अगर उस पर बेस आया होगा तो ही सॉल्व कर दूंगा, जिससे क्या हो कि समय भी बच जाए हमारा और हमें कंसेप्ट पढ़ने में समझने में ज़्यादा समय ना लगे। हम सब जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसका, सॉलिड स्फीयर का। देखो क्या करें, एक टेबल बना के रखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज रिमेंबर रखें, सबके मीन्स रिंग, डिस्क, उसके सॉलिड स्फीयर, जितनी भी हम ले सकते हैं, एनुलर डिस्क, रॉड, सिलेंडर, इनके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जनरल एक्सप्रेशंस आपको सदा रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि पेपर में आप निकालने के लिए समय नहीं होता आपके पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये हमारा सॉलिड स्फीयर का हमें पता है कितना होता है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द डायमीटर, आई डी उसे बोलते हैं, वो हमारा होता है 2/5 mr²। और अगर टेंजेंट के अलोंग पूछता है तो इसमें mr² और ऐड करते हैं, वो हमारा बन जाता है 7/5 mr²। कौन सी थ्योरम से इसे लेते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा आइडिया दिया देता हूँ कि जैसे हमारे पास में ये सॉलिड स्फीयर है ये, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ये है हमारा 2/5 mr², ये डायमीटर से पास करने वाली लाइन के अनुदिश यहाँ चाहिए हमें इस एक्सिस के परत, ये हमारी टेंजेंट कहलाएगी। तो 2/5 mr² में हम क्या कर दें, इसमें इसके एक्सिस अगर हमें चाहिए तो इसी में mr² ऐड कर दें, तो यहाँ पे इसको कहेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलोंग तो हो जाएगा हमारा 7/5 mr², और डायमीटर के अलोंग जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2/5 mr²। ये याद रखना है सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर ये स्फेरिकल सेल में पूछता है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट डायमीटर के अलोंग तो 2/3 mr² होता है, और टेंजेंट के अलोंग mr² फिर से ऐड कर देते हैं। कौन सी थ्योरम लगाई है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के परत ज्ञात है और इसके परत हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो आई बराबर हमारा होता है ICM + MH², मीन्स इसके रेस्पेक्ट में हम mr² और जोड़ दें, ये तो डिस्टेंस r हो गई, तो आई बराबर
ICM, सही, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट या डायमीटर के अलोंग 2/5 mr² और mr² इसमें ऐड कर दें जब यहाँ चाहिए। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी कितना होगा, सेम, कितना 7/5 mr²। ये टेंजेंट कहलाएंगे। टेंजेंट कैसे खींचते हैं, डायमीटर के अलोंग बिल्कुल आर्क डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट मिलाते हुए जो यहाँ पे काटते हुए लाइन ड्रॉ की जाए वो टेंजेंट कहलाएगी। तो हमारे पास में क्या है, इसने क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंजेंट के अलोंग रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करें, किसके लिए, फॉर द सोलिड स्फीयर। अब मैं 3-4 क्वेश्चन इस पर कराई दे रहा हूं, जब भी आपके लिए क्वेश्चन आए कर लें। जैसे टेंजेंट के लिए लिया है तो टेंजेंट के लिए पहले सोलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें और इसको किसके इक्वल कर दें, m², बस k रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी। तो k की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, k = √7/5, ये आंसर हो गया। r तो आएगा ही आएगा, m से तो m कटा, देखो ये आ गया आंसर। कैपिटल R की बजाय इसने स्मॉल r दे रखा है तो आप स्मॉल r कह दो। अगर अब इस पे 4 क्वेश्चंस में फर्दर बता देता हूं आगे कैसे पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है टेंजेंट के अलोंग पूछे, अगर ये डायमीटर के अलोंग पूछता कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी तो फिर इसको करते 2/5 mr² को किसके इक्वल, m² के। तो k की वैल्यू यहां पे क्या आ जाती, √2/5r। ये किसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला बन जाता, जब ये डायमीटर के अलोंग पूछता, और टेंजेंट के अलोंग ये बन गया हमारा। अगर ये पूछता स्फेरिकल सेल में डायमीटर के अलोंग तो वहां √2/3r बन जाता। 4 क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे पूछता है, जैसे वो इसी क्वेश्चन को किस में बढ़ा दे। आप सदा एक ही चीज याद रखनी है कि स्फेरिकल सेल के लिए पूछ सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में देखता हूं या तो सॉलिड स्फीयर पर पूछे जाते हैं या स्फेरिकल सेल पर सबसे ज्यादा। तो मैंने दोनों को डिस्कस कर दिया है, बाकी के लिए सेम फिजिक्स लगा देना। तो वहां पे स्फेरिकल सेल में डायमीटर के अलोंग जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है डायमीटर के अलोंग तो m² कर दे, तो k की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी √2/3 × r। इसी में अगर डायमीटर के अलोंग पूछता है तो ये लगाएं, और टेंजेंट के अलोंग तो mr² इसमें और ऐड कर दें, तो 5/3 mr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m²। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाएगी, इधर तो k बनेगा √2/3 × r और यहाँ बनेगा √5/3r। 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे देखो स्फेरिकल सेल पे करा दिए मैंने, और 2 क्वेश्चन करा दिए तो मैंने किस पे, सॉलिड स्फीयर पे। इस तरीका से रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लो, और बाकी 5-7 पे और कैलकुलेट कर लेना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल लोगे। इसी में क्वेश्चन देखो ऐसे कई बार पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाली डायमीटर के अलोंग, और हमने कैलकुलेट की टेंजेंट के अलोंग, जो आई उनकी रेशो क्या होगी। तो जब ये दोनों तुमने निकाल रखी हैं, दोनों की रेशो आप अपने आराम से निकाल ही लोगे, √2/7 आ जाएगा आंसर में, क्या दिक्कत है। ऐसे इस तरीका के क्वेश्चन आगे फर्दर पूछे जा सकते हैं, उसमें दोनों ही कंसेप्ट लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर दिया मैंने यहीं पे, 7th डिस्कस कर दिया पूरा डिटेल में। यहाँ पे तुम्हारा देखो 6 भी हो गया डिस्कस। टेंजेंट के अलोंग पूछा है सॉलिड स्फीयर का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे देखो ये निकाल रखा मैंने, क्या किया है, 2/5 mr² में क्या जोड़ दिया, mr², ये निकाल रखा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया यहाँ सॉल्व, और ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया। आपको करना क्या है, करना यह है कि जनरल कंसेप्ट को पढ़ते चले जाओ, उस क्वेश्चन सामने रखो, जो जो कंसेप्ट अप्लाई होते रहे उन्हें अप्लाई करते चले जाओ, क्वेश्चन आपके निकलते चले जाएंगे। और सदा एक चीज में याद रखो कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है सॉलिड स्फीयर में पूछा है, तो फिर और सिस्टमों के बारे में भी सोच लो उसी समय। 9th कंसेप्ट भी इसी पे ही है। बस हाँ, ये भी यहीं पे निकल जाएगा। 9th भी निकाले दे रहे हैं। चलो 9th में क्या कहा है देख लो। 9th में कहा गया है कि 1 सॉलिड स्फीयर है और 1 सॉलिड स्फीयर है और 1 हमारी थिन स्फेरिकल सेल है, आइडेंटिकल मास है। रेशो पूछिए उनकी रेडियाई का क्या होगा, आइडेंटिकल मास हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका सेम हो। तो एक कंसेप्ट इसमें लगाना है, आई का जो फॉर्मूला होता है हमारा, किसके रेस्पेक्ट पूछा है, आइडेंटिकल मास दे रखा है एक सॉलिड स्फीयर। तो जब हमारे पास हमें पता है कि जो आई की वैल्यू होती है वो 2/5 mr² होती है डायमीटर के अलोंग इन द केस ऑफ किसके, ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर में।
इसको R1 कह दो। और जो हमारी स्फेरिकल सेल होती है, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। बहुत आते हैं क्वेश्चन सॉलिड स्फीयर स्फेरिकल सेल पे। ये सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया, और ये दूसरा केस किसके लिए लेकर चल रहे हो, ये ले रहे हो स्फेरिकल सेल का। ये हमारी स्फेरिकल सेल हो गई। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 mR²। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये दोनों सेम हैं, आई दोनों का सेम है, और दोनों को इक्वल कर दो। मास दोनों का सेम दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है, मैंने ऐसे ही नहीं किया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चंस के अंदर कहा गया है एक सॉलिड स्फीयर है, एक स्फेरिकल सेल है, उनका आइडेंटिकल मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका सेम है। रेशो पूछिए, तो ये जब दोनों सेम हैं तो दोनों को सेम कर दो, m को m से कैंसिल आउट कर दो, 2 को 2 से कर दो, तो क्या आ गया, R1² / 5 = R2² / 3। तो R1/R2 नहीं निकाल पाए, √5/√3। देखो यही तो आंसर बनेगा। ये तुमने ये कर दिया। 9th कितने क्वेश्चन निकाल लिए अभी, 9th भी सॉल्व कर लिया, और 6th और 7th भी सॉल्व कर लिए, और फर्स्ट पे काम चल ही रहा है। और तुम्हें बता दूं सेकंड भी हो गया ही, जो लिखा हुआ है। मास दे रखा है 10 kg, रेडियस दे रखी है 1 मीटर, सॉलिड स्फीयर दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट डायमीटर। क्या लगा दो इस फॉर्मूला, इसमें 2/5 mR² लगा दो। आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ 3rd भी हो गया। इसमें केवल और केवल आपको कितना करना रह गया, I = 2/5 mR² करना है। m की वैल्यू क्या रख दो, 10 है, और r की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, तो 2/5 × 10 आ गया, तो 4 आ गया, 4 kg/m² आंसर हो गया। 3rd भी देखो सॉल्व हो चुका है तुम्हारा। कैसे सॉल्व करोगे, आई जो है तुमने सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अलोंग 2/5 mR² है, और टेंजेंट के रेस्पेक्ट 7/5 mR² है, दोनों को डिवाइड कर दो। रेशो ही तो पूछी है, क्यों जी, बस दोनों को बराबरी करना है। कहाँ, ये रहा, ये लिख रहे दोनों फॉर्मूले। इस वाले क्वेश्चन में आपको केवल कितना करना है, यहाँ पे IT करना है। IT कितना है तुम्हारा, 2/5 mR², और IT कितना है तुम्हारा, 7/5 mR²। ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो, 5 से 5 तो 2/7 आ गया। रिवर्स पूछे तो उल्टा कर देना, IT/IT पूछे तो 7/2 कर देना। कोई दिक्कत हुई? तो देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके तुम, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 9th, 5 क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर चुके इसमें। और क्या देख रहे हो, पेपर सॉल्व करने में एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये सीखनी होती हैं। 2 कंसेप्ट यहाँ सीखना चाहिए तुम्हें महत्वपूर्ण। एक कंसेप्ट क्या सीखना है सबसे महत्वपूर्ण, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का बहुत पूछा जाता है। एक तुम्हें ये सीखना चाहिए कि टेंजेंट और डायमीटर के रेस्पेक्ट दोनों के फॉर्मूले हमें याद ही होने चाहिए। निकालना तो आना ही आना चाहिए, लेकिन याद भी है तो भी क्वेश्चन निकलते रहेंगे। एक समय हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जब भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जिस भी एक्सिस के रेस्पेक्ट पूछा है, पहले वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और उसे m² के इक्वल कर दें, वहां से k निकालना सीख लें। उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी क्वेश्चन चल रहा है, उस पर तो लगातार क्वेश्चन आएंगे, उन्हें मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फिर कुछ क्वेश्चन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे करा दूंगा मैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, काफी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं। तो यहाँ तक बताएं, कोई दिक्कत है किसी को? तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। कौन से कंसेप्ट को, ये मैंने इसलिए यूज कर दिया क्योंकि जहां भी कंसेप्ट मेरा अप्लाई होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, वहीं पर रुक के उस कंसेप्ट को आगे बढ़ा दूंगा। तो ये हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखें और इस पर क्वेश्चन देखें, कितने ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ अभी कराता हूं इसे भी, पहला भी से बढ़ा दो। तो यहाँ mg h की जगह पे sin थीटा ले लिया, क्योंकि इस ट्रायंगल में क्या देख रहे थे,
साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी आएगी h/s। तो h बराबर s साइन थीटा ले लें, ये हमारी ऐसी डिस्टेंस है जो सीधी सीधी इस प्लेन पे चली गई है। उसके बाद क्या करें, i की जगह पे हम m² यूज कर लें और ओमेगा की जगह पे v/r कर दें, तो ये v²/r² हो जाएगा प्लस हाफ mv²। एक चीज जो मुझे यहाँ सिखानी है और जो आपको सीख लेनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वो ये है कि अगर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन पे जाएं, इस एक्सप्रेशन पे खास तौर से, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं हाफ mv² और यहाँ पे लिख सकते हैं k²/r² और इसको लिख सकते हैं प्लस हाफ mv²। आप कहेंगे सर इसे लिखने से क्या फायदा होगा? कई बार क्वेश्चंस इसी पे बेस आता है, बताता हूं मैं क्या आता है क्वेश्चंस। इस पे क्वेश्चंस आता है कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछ लेता है। एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो बताएं कितनी होगी। तो जैसे हमारे पास में ये हमारे पास है, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ टी के ई से मैं से दिखा रहा हूँ, T4 ट्रांसलेटरी, और आगे डिवीजन में लिख दूंगा RKE रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इनको दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ये तो बच्चों बन गया हाफ mv² और ये यहां से कितना बना हाफ mv² k²/r²। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। यहां से जब भी हमें k²/r² की वैल्यू पता होगी किसी भी सिस्टम का, तो इन दोनों की रेशो पता चल जाएगी। और यहां से क्वेश्चंस देखे गए हैं, जब वो पूछता है कि जो एनर्जी है उसमें से ट्रांसलेटरी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो है वो कितनी होगी, तो किस, और कई बार ये भी पूछ लेता किस पर निर्भर करेगी, जैसे कहेगा डिपेंड करेगी k/r पे, रेडियस ऑफ गायरेशन अपॉन रेडियस की रेशो पे, या कहेगा k/r² पे निर्भर करेगी, या k/r³ पे निर्भर करेगी। k है रेडियस ऑफ गायरेशन है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलवेज तैयार रखें। मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। जब भी मैं पेपर करा रहा होता हूं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता हूं, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में रहते हैं जो यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। यहाँ अगर हम हाफ mv² को कॉमन निकाल देते हैं तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बन जाएगा, हाफ mv² कॉमन निकाल दें 1 प्लस k²/r²। यहाँ से v² का सिंपल एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लें, m से m कैंसिल आउट कर दें, तो v² की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी यहाँ से 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। इस फॉर्मूले को सदा रिमेंबर रखना है, बहुत ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। बेसिकली हम रखते इसलिए हैं कि जैसे हमारी क्या है, हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है कि बॉडी का जो मास है, सपोज किया पूरे के पूरे इस बॉडी में पूरे में फैला हुआ है। अब इस पूरी बॉडी में फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको सेंटर से कौन से बिंदु पे ये माने कि वो पूरा का पूरा इस बॉडी का मास हम केंद्रित मान सकें। वो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। जैसे 2/5 mr², इसका जैसे यहाँ पे हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर था, तो जो बॉडी का मास है वो हम इस पूरी बॉडी में फैल कर ना मान के इस के पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकल कर आ रही है, कितनी वैल्यू √2/5r, इस पे केंद्रित मान सकते हैं। ये मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन का। जो काम सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन में करता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन रोटेटरी मोशन में कराने का प्रयास करती है। ये बताने का प्रयास करती है कि जब बॉडी पर पूरा का पूरा मास फैल जाता है तो उस बॉडी के मास को पूरे में फैला हुआ है, अगर हम सेंटर से उस पॉइंट तक कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां उसके पूरे मास को केंद्रित माने सेंटर से, तो उसको रेडियस ऑफ गायरेशन से मिल जाता है। जैसे हमने क्या किया, k की वैल्यू निकाली डायमीटर के लिए, तो वो वैल्यू हमारी √2/5r आ गई। अब अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल एक्सप्रेशन यूज करें तो जनरल एक्सप्रेशन I जो होता है वो m, और जहां पे हम पूरे मास को केंद्रित मान सकते हैं उस पॉइंट को लेकर चलते हैं, और पूरा मास हम रेडियस ऑफ गायरेशन पर केंद्रित कर सकते हैं, तो √2/5r का होल स्क्वायर करेंगे तो 2/5 mr² अपने आप आ जाएगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है रेडियस ऑफ गायरेशन का।
अब आप ये सोचें कि इस पे क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। इस पे क्वेश्चन आया नेट में, मैं बताता हूं क्या आया। उसने क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को चेंज किया, इसमें क्वेश्चंस में ये कहा कि जो बॉडी थी, यहां से बॉडी इंपोज की गई 2 और बॉडियों के नाम दे दिए गए कि एक रिंग है, एक डिस्क है। ऐसे दे दिया गया एक बार ऐसा कह दिया गया कि रिंग है और सॉलिड स्फीयर है, और हर बार पूछा कि वेलोसिटी की रेशो निकालिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलों की जरूरत है। वेलोसिटी आपको खुद मिलती रहेगी। क्यों? जैसे ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता चलेगी तो आपको तुरंत से क्या पता चल जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल जाएगी, या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी अपने आप पता चलेगी। जैसे मैं 4-5 तरीका के क्वेश्चन इस पर बताता हूं जो पूछे गए हैं, आज तक मेरे सामने आए हैं। जैसे हम जानते हैं कि एम आई हमारा रिंग का कितना होता है, आई होता है mr स्क्वायर। दूसरा हमारा जो केस होता है वो होता है डिस्क, सॉलिड डिस्क, इसका हाफ mr स्क्वायर। तीसरा जो इस पे क्वेश्चंस आए हैं, तीसरा लेता है स्पेरिकल सेल। क्या देता है? स्पेरिकल सेल। सतह डायमीटर के अलोंग लेते हैं इन्हें 2/, ये तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट लेते हैं, क्योंकि बॉडी जब आती है वो जब रोटेट करके आती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट रोटेट करती हुई आती है। तो ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के हैं, डायमीटर के नहीं है। याद रखो, रिंग का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं होता, हाफ mr स्क्वायर होता है। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वो थ्योरम लगती है इस पर, डायमीटर के अलोंग रेस्पेक्ट निकाल ले। कोई आई जेड है एक्चुअल में आई एक्स और आई वाई से मिलकर बना होगा, और आई एक्स आई वाई सिमेट्री से सेम होते हैं। ये डायमीटर के रेस्पेक्ट नहीं है, डायमीटर से आधा कर देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट हैं। स्पेरिकल सेल का 2/3 है mr स्क्वायर, और एक हमारा सॉलिड स्फीयर होता है, उसका कितना। अब तुम्हें 4 क्वेश्चन में इसमें अलग अलग बताए देता हूं, ध्यान दो। हर बार हम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू चारों केसों में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। यहां के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आई बराबर एम के स्क्वायर कर दें तो रिंग के लिए क्या लेकर चलोगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1। जिसके लिए कितना लोगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर हाफ। स्पेरिकल सेल के लिए कितना लोगे, एम के स्क्वायर कर रहा हूं बस केवल, स्पेरिकल सेल के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 2/3। और सॉलिड स्फीयर के लिए बोलो जल्दी, 2/5। अब जैसे क्वेश्चन देखो कैसे आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो देखो इनमें ज्यादा जो आता है वो ये आता है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। एक तो क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्या कहता है कि चारों छोड़ दिए गए, इनका ऑर्डर बताइए, पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। एक तो यही क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता चलेगी कि जो वेलोसिटी ज्यादा एक्वायर कर रहा होगा वो कम समय में पहुंच जाएगा। बताओ, ऐसा नहीं होगा? और वेलोसिटी ज्यादा एक्वायर वो करेगा जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहां पे कम होगा। तो यहां पे क्या करो, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की मैंने वैल्यू लिख दी है, इस फॉर्मूले में हर जगह वेलोसिटी निकाल लो। इसके लिए भी इन चारों वैल्यूओं को रख के और सॉल्व कर दो वेलोसिटी के लिए। जल्दी से बताओ मुझे, वेलोसिटी वी स्क्वायर ही निकाल लो सबका पहले। क्या आ गया, जब यहां पे आप किसके लिए गए, रिंग के लिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 2gs sin थीटा अपॉन 1+1 हो गई। तो वी स्क्वायर हमारा gs sin थीटा बन गया, उसे v1 स्क्वायर कह दो। करते चले जाओ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसी पर बेस, क्या क्या आ चुका है वो भी सब डिस्कस कर दूंगा। उसको v1 स्क्वायर कह दो और नीचे सफिक्स में लगा दो फॉर रिंग के लिए वेलोसिटी पता चली। फिर किसके लिए जाओ, क्यों जी, फिर किसका कैलकुलेट करोगे? मैं कौन कौन सी चीजें रब कर दूं, ये स्पेस दे कर सकता हूं यहाँ, जो जो मैंने समझा दिया उसमें हाँ जगह बनाई लेता हूं जिससे मुझे सब जाने को स्पेस मिल जाए। और इनमें से कौन सा, ये भी हो गया क्या, ये अर्थ अभी नहीं हुआ? ये तो कर ही रहे हैं अभी।
ये कर ही रहे हैं, एर्थ भी हटा रहा हूं मैं, एर्थ का कंसेप्ट तो मैं डिस्कस ही कर रहा हूं, यही क्वेश्चन तो चल रहा है अब डिस्कशन में। एर्थ का कंसेप्ट डिस्कस हो चुका, 9th का क्या है डिस्कस हो चुका, इसे भी हटा दो, तो हमारे पास स्पेस बन गया देखो। और यहां कौन कौन से हो चुके हैं डिस्कस, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट तो चल ही रहा है अभी। जो जो डिस्कस हो चुके हैं उनके स्पेस ले लो, जिससे हमें बोर्ड पे स्पेस काफी मिल जाए। इसे मेरा इसलिए नहीं करता कि आपकी नजरों के सामने ज्यादा देर तक चीजें टिकी रहें। पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चीजें आपके सामने ज्यादा देर तक टिकती हैं, तो दिमाग में हमारे ज्यादा देर तक रुकती भी हैं। तो आप देख रहे होंगे काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। V1 स्क्वायर कितना हो गया, रिंग के केस में कह दो इसे रिंग। V1 स्क्वायर रिंग के लिए कितना बना, यहां पे k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखती, 1। मुझे उम्मीद है ये बना रहे होगे तुम GS साइन थीटा, इक्वेशन 1 कह दो। फिर बना लो जिसके लिए V2 स्क्वायर ले लो, यहां पे वैल्यू कितनी रख दो इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ये हमारा जिसके लिए हो गया। और अब चलो स्फेरिकल सेल पर चलते हैं। ये V3 स्क्वायर कह दो, कितना बोल रहे हो, अगला 10 बाई GS साइन थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अब ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ये रिंग तक कवर करते हुए इनकी रेशो पूछता है, ये रिंग रेशो पूछता है। देखो सबसे महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन ये होता है, इस वेलोसिटी से ये तय हो जाएगा सबसे पहले कौन पहुंचेगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके द्वारा टाइम टेकिंग सदा कम होगा। फिजिक्स सदा यही कहती है, जो ज्यादा तेजी से चलता है वो कम समय लेगा। क्यों, डिस्टेंस तो सबको ऐसी चलनी थी, यहां से यहां तक पहुंचने में सबको ऐसी चलनी थी, लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो अपने आप ही समय कम लेगा, नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक चीज भी आप कह सकते हो कि जो हमारा V स्क्वायर होता है, V स्क्वायर का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। आपने पढ़ा होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, क्या V स्क्वायर की वैल्यू होती है U स्क्वायर प्लस 2S। S क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस चली गई है, S है, A एक्सेलेरेशन है, V वेलोसिटी है, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद S, एक्सेलेरेशन A है। बात नहीं समझ पाए, U शुरू में कितने से चला था, 0 था, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहां, तो यहां एक्सेलेरेशन भी पता चल जाएगा इसी से। अगर आपको एक्सेलेरेशन पता करना है तो रिंग के बारे में, रिंग का जो एक्सेलेरेशन है वो कितना बन जाएगा, 2as के बराबर कर दो, तो उसको a1 कह दो। रिंग को कितना बना, 2as करते ही हैं, क्यों जी, जी साइन थीटा, बताओ 2s के इक्वल करते ही कितना बन गया, जीएस साइन थीटा बना। एस से तो एस कैंसिल हो गया, 2 भी तो रह गया, क्यों जी, मुझे तो ये उम्मीद है, ये नहीं बना। 2s बराबर 2gs साइन थीटा में ए की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, एस से एस काट दो, जी साइन थीटा बाई 2 नहीं बनेगा क्या, ये एक्सलेशन निकल गया रिंग का। और चाहिए जिसका कितना, सिमिलर ही तो करना है, बोलो जल्दी से, जिसका एक्सलेशन, ये एक्सलेशन चल रहा है ए का मतलब एक्सलेशन, बताओ जल्दी से कितना बना, 2s के इक्वल कर दो भाई। और स्फेरिकल सेल उसको 3 कह दो, A3 कह दो, उसका एक्सेलेरेशन कितना बता रहे हो, 3/5। और सॉलिड स्फीयर का A4 कह दो,
5/, अब देखो इसमें एक्सलेशन किसका ज्यादा। एक चीज तुम्हें सबको पता होगी, नहीं पता तो तुम्हें सिखाई देता हूं। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मत कहना सर ये कहां से यूज कर लेते हो, ये सब तुम्हें पहले लेक्चरों में बता भी दिया गया है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, S किस कैंस हो गई, U इनिशियल एक्सलेशन, T टाइम, A एक्सलेशन, ये सब चीजें डिस्कस की हुई हैं मेरी पहले से ही। U 0 था तो S की वैल्यू यहां से हाफ AT स्क्वायर हो गई। T स्क्वायर कितना हो गया, 2S अपॉन A। तो टाइम टेकन किस पर निर्भर कर रहा है, अंडर रूट 2S अपॉन A पे। इसको ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट लिख देना, ये तो सभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। तुम देख रहे होगे बहुत सारी चीजें मैं इसमें ही कवर कर रहा हूं। अब कहोगे सर इस पे क्वेश्चन तो बताओ आता क्या है। अगर आप सब कुछ लिख चुके हैं तो मैं फिर तुम्हें कंसेप्ट वो बताना शुरू करूं आता क्या है। नोट डाउन कर चुके हैं सभी, ध्यान दो। अगर तुम इसमें एक्सलेशंस की बात करो तो यहां पे आपको पता चल रहा होगा ये वैल्यू हमारी 0.5 G साइन थीटा है। G/2 का मतलब 1/2 का मतलब 0.5, ये वैल्यू इसका मतलब है 0.66 G साइन थीटा। इसका जो मतलब है वो है 0.60 G साइन थीटा, और यहां पे क्या है पॉइंट, यही तो वैल्यू आ गई। अब देखना एक्सलेशन सबसे ज्यादा किस में, यहां से क्या पता चल रहा है जिसका एक्सलेशन ज्यादा, एस तो सबकी बराबर है क्योंकि सबको बराबर डिस्टेंस चल रही है। टाइम टेकन उसका ज्यादा होगा जिसका एक्सलेशन कम होगा, और टाइम टेकन उसका ज्यादा होगा जिसका एक्सलेशन कम हो। एक्सलेशन ज्यादा टाइम कम एंड वाइस वर्सा। अब देखो एक्सलेशन यहां पे सबसे ज्यादा किसका है, सोलिड स्फीयर का एक्सलेशन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एक्सलेशन का मतलब है कि ये टाइम टेकन सबसे कम लेगा। तो सबसे पहले यहां सोलिड स्फीयर यहां से अगर डाला जाए, ये चारों ऐसा कहता है चारों छोड़ दिए गए। अब कहता है इनमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्या आंसर लगाओगे, सबसे पहले पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर। तो फर्स्ट सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। अब देखो उसके बाद फिर एक्सेशन देखो नंबर 2 पे किसका बन रहा है, डिस्क, तो ये डिस्क पहुंचेगी। फिर उसके बाद कौन पहुंचेगा, स्फेरिकल सेल, और सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, लगातार पूछा जाता है, लगातार। ये टाइम टेकन का कौन सा ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। सबसे पहले ये सबसे कम समय में, उसके बाद डिस्क, फिर स्फेरिकल सेल, फिर रिंग। फिर से क्वेश्चन देखो, ये तो पूछा ही पूछा जाता है कि 4 चीजें छोड़ दी गई, इनमें कौन पहला पहुंचेगा। अब क्वेश्चंस देखो आई कहां से हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनकी रेशो पूछता है। जैसे पूछता है रिंग अपॉन डिस्क की जो वेलोसिटी रेशो है पहुंचने पे वो कितनी होगी। तो क्या करो, V1 तुमने निकाल रखा है, V2 निकाल रखा है, इनका स्क्वायर रूट लेना है और डिवाइड कर लो पहले, फिर स्क्वायर रूट ले लो। डिस्क और स्फेरिकल सेल की वेलोसिटी रेशो पूछता है पहुंचने की, इन दोनों को डिवाइड कर लो, स्क्वायर में आएगा पहले, इधर भी डिवाइड कर लो और फिर उसका रूट ले लो। स्फेरिकल सेल सॉलिड स्फीयर के लिए पूछता है, तो तुम्हें पता चल रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने बन जाएंगे। इन दोनों की वेलोसिटी रेशो पूछता है, दोनों को डिवाइड करो। इन दोनों की पूछता है, इन दोनों को डिवाइड करो। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, आता है क्वेश्चन, लाइन लग के आता है। इनकी एक्सलेशन की वैल्यू पूछता है सॉलिड स्फीयर का जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा, और इसमें थीटा की वैल्यू दे देगा। जैसे थीटा को कह दिया कि 45 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन पे है, तो एक्सलेशन की वैल्यू पूछी है, तो 0.71 G साइन 45 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं,
इसमें बहुत सारी चीजें कवर थी, बहुत सारी चीजें। अब इस क्वेश्चन पे जाओ, क्या था, हाइट की जो वैल्यू दे रखी थी वो देखें क्या दे रखी है। हाइट हमसे दे रखी है 3v² / 4 इंटू जी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आई। कहां जाओगे, कौन से फॉर्मूले पे जाओगे, इस पे जाओगे, बस इसे मैं रब कर दूं। सब स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया बोर्ड पे और थोड़ा पीछे चला जाता हूं। बच्चे पता बाद में क्या कहते हैं, इधर से ले लो स्क्रीनशॉट सारा, है ना। क्यों किया, या तो क्वेश्चन कवर है तो पूरा कवर है, देखो बोर्ड छोड़ दिया मैंने। बच्चों की शिकायत रहती है सर बोर्ड ही नहीं छोड़ते। रब कर देता हूं, अब बहुत समय दे दिया भाई, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखें इसी कंसेप्ट पे जो मैंने डिस्कस किया है। ये मैंने ज्यादा डिस्कशन इसलिए दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट। टाइम टेकन का पूछेगा। अब जैसे तुमसे देखो टाइम टेकन पूछता है, किसका किसका जो है ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि T1/T2 की वैल्यू निकालो। एक बार कहता है रिंग भेज दी, एक बार डिस्क भेज दिया। तो एक्सीलरेशन का टाइम टेकन का फॉर्मूला याद हो, T जो है √2s/a होता है। तो टाइम टेकन जो होगा 1/√2 होगा, उस कंसेप्ट को लगा दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन। पूछा जाता है। यहाँ जो हमारा कंसेप्ट बन रहा है उसको सुनना शुरू करो। 2-3 कंसेप्ट में और इसमें नहीं जोड़ूंगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए से कह रहा हूं मैं कि कॉम्पिटिटिव दुनिया में रोटेशनल मोशन एक हॉट टॉपिक रहता है। लगातार पूछे गए क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरा यही लेक्चर नहीं रहेगा, एक लेक्चर में इस पर और भी दूंगा फर्दर। उसमें क्वेश्चन जितनी भी सॉल्व कराऊंगा वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के एप्लीकेशंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट बॉडी हैं उसमें ये बताने का भी प्रयास करूंगा क्या क्वेश्चन आते हैं इस पर और क्या फर्दर स्कोप है। रीजन सदा ये रहता है कि टॉपिकों में अगर मुझसे कहा जाए कि सर बेसिक मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक चूज करो, तो उस टॉपिक को भी मैं इसी को कहूंगा, खासतौर से रोटेशनल मोशन में, जहां 2 कंसेप्टों पे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है। एक मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन जो अभी चल रहा था, और एक टॉपिक रहता है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का एप्लीकेशन। अगर 2 कंसेप्ट हमें अच्छे से साउंड आते हैं तो तुम देखोगे उन्हीं कंसेप्टों पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हालांकि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे 1-2 प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में करा रहा हूं, लेकिन उसे मैं सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसमें मैं आपको जितने क्वेश्चंस गेट में, जेम में, जेस्ट में जितने आए ना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को, उन्हें सब डिस्कस करूंगा और उसमें फ्यूचर स्कोप भी दूंगा कि भाई ये आ चुके हैं, अब आगे हम किस किस के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1, मोमेंट मास दे रखा है m, रेडियस r, वेलोसिटी v, कहता है इतनी हाइट से, हाइट की वैल्यू दे रखी है 3v² / 4 इंटू जी, कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पूछो जाके एक्सप्रेशंस पे। इसमें अगर देख रहे हो तो हमें ये आई चाहिए, हाफ, और आई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई को आई रहने दें क्योंकि आई निकालना है। ओमेगा को लिख लें ओमेगा² को v²/r² प्लस हमारा आ जाएगा हाफ mv²। सब जानते हैं इस चीज को, कभी ना भूलें। वेलोसिटी जो होती है r × ओमेगा होती है। ओमेगा यहाँ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम क्या करें, इस एक्सप्रेशंस में mg और h की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, 3v²/4 g। ये जी डिवीजन में होगा जो मुझे लग रहा है, ये ऊपर लिख दिया ना, ये ऐसा होगा 3v²/4g = हाफ v²/r², कॉमन निकाल दो और क्या बचा रह गया बच्चों, देखो v² ही कॉमन निकालो, बल्कि हाफ v² ही निकल रहा है, तो कितना बचा रह गया यहां से, i r² प्लस m। यस, रहने दो, ध्यान दो। अब यहां चलो m को भी निकाल लो, कोई बात नहीं, इस m को भी ले आओ, ये i/mr² प्लस 1 हो जाएगा। यही तो हुआ। अब देखो g से तो ये g कैंसिल आउट हुआ, v² से v² कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो क्या रह गया बच्चों,
3/2 और 2 से 2 टाइम्स ये गया, 3/2 इजकल टू I/mr² +1 हो गया। तो I की वैल्यू नहीं निकाल पाए, कितनी हो गई? इसको इधर ले जाओ, 3/2 -1 कितना बन गया? हाफ। तो हाफ इजकल टू I/mr², I बराबर हाफ mr²। तो यहां से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली कैलकुलेट कर पाए। आई पूछा था, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ भी नहीं था बल्कि क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें इसमें अप्लाई करना था, आई निकालना था। इसी क्वेश्चन में ये भी कह सकता था, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि ये जो बॉडी है वो कौन हो सकती है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? हाफ mr²। और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr² इसका होता, तो दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछ ले आई निकालो, जो पूछा गया था, या ये पूछ सकता बॉडी क्या हो सकती है। 4 अल्टरनेटिव दे देगा। क्या दे देगा? रिंग, कह देगा डिस्क, स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये तो भाई आई हाफ mr² किसका होता है। एक्स ऑन एक्सिस जो रहता है वो हमारा किसका होता है, इसलिए हम इसे बता सकते हैं कि किसका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। पैटर्न मैंने बता दिया कैसे हमें इसमें सॉल्व करना था। तो इंपॉर्टेंट था, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप, मेरा एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, उसे रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में हों तो फिजिक्स को 2 तरीका से सीखें, एक फॉर्मूला और दूसरा उसके कंसेप्ट्स, तीसरा कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस। तो 2 जो डिफरेंट एस्पेक्ट है जो आपको रिटेन के समय तैयार करने, वो 2 ही तरीका से करने हैं कि एक फॉर्मूले याद करें और उनके अप्लाइड प्रॉब्लम्स करें। तो यहाँ क्या करके चल रहा था मैं इस वीडियो में, चाहता था कि आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखें कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस इस पे बन के आ रहे हैं, उन्हें कैसे हम हैंडल करें। तो जो हमारा डिस्कशन चल रहा है इस वीडियो में, वो चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अप्लाइड प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब जो हमारी इसमें वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस करनी है वो 3 प्रॉब्लम्स और हैं। तीनों ही प्रॉब्लम्स हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे बेस हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तीनों ही प्रॉब्लम्स ये ऐसी हैं जो आई हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10। बाकी एक आगे जो मैं वीडियो डिस्कस करूंगा वो पूरी की पूरी पैरेलल एक्सिस के ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसमें पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा, कैसे हम पैरेलल थ्योरम ऑफ एक्सिस आती कहाँ से है। उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस का भी छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा और फिर उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा क्या क्या आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव दुनिया से लूंगा, जो ज़्यादातर जिन पे कंसेप्ट पर बेस आती हैं। ये हमारा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का एप्लीकेशन, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं आते नहीं। इस क्वेश्चन में जो इसे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है और मास जो है उसका m है, एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। ये पूछा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली जब भी हमें मिलता है डिस्क पे क्वेश्चंस पूछता है, तो देखो एक चीज याद रखना कि जो हमारा डिस्क है इस तरीका से बन के आता है। डिस्क जो मिल के बनी होती है वो मिल के बनी होती है हमारी रिंग से। अगर 0 से लेके बढ़ती हुई रेडियस की रिंग रख दें, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो रिंग से मिलकर बनता है डिस्क। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे बन के आएगा कि जैसे सपोज किया ये हमारी इस तरीका से डिस्क रखी है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे पूछता है इस तरीका से, मींस सेंटर से तो पास हो और परपेंडिकुलर टू एक्सप्लेन, कैसे कहेंगे हम, इस तरीका से हमारी एक डिस्क रखी हुई है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करने वाली जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है डिस्क का। और ये तो हमारा ऐसे आया, सेंटर से पास कर रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन है। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब समझते हो, इसके परपेंडिकुलर। और अगर हमसे फिर यहां कहता है यहां निकालो, तो इस हाफ mr² में ऐसे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट mr² और जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा आंसर? 3/2 mr², जो हमारा क्वेश्चन में। अगर अब इसी क्वेश्चन में देखो फर्दर कैसे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है इस एक्सिस जो सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर एक्सिस हो, आंसर लगाए हाफ mr²। उसके अलावा
इसके एक सिरे को छूता हुआ और नॉर्मल टू द एक्सिस हो इसके, तब आंसर ये मार्क करें। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछता है, यहां पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, आपका ये डायमीटर हो गया, तो जो हमारी ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आधा कर दें 1/4mr²। और अगर इसी एक्सिस के यहां पे पूछता है फिर, तो इसमें mr² फिर से ऐड कर दें। यहां तो डायमीटर के अलोंग हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकाल रहे हो इसके एक्सिस के पड़ते, अब ऐसे चाहिए हमें, तो इसी में mr² और ऐड कर दें, वो 5/4mr² होगा। वो इधर भी 5/4mr² होगा, इधर भी 5/4mr² होगा। अगर यहां पूछता है इधर डायमीटर इधर भी होगा, तब भी आंसर mr²/4 मार्क करें। यहां पूछता है तो mr²/4 में फिर से mr² ऐड करें। तो क्वेश्चंस को समझा करें कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमारी जो एक्सिस है जो यहां से पास हो रही है उसको हम IZ एक्सिस कहते हैं, और वो हमारी क्या कहलाती है, जिसके लिए और रिंग के लिए वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहलाती है। उसमें जो IZ की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे बनकर आती है mr²/2, और IX और IY हमारे डायमीटर कहलाते हैं, सिमेट्री में दोनों बराबर होते हैं, वो हमारा आंसर होता है mr²/4। और डायमीटर में जब भी पूछता है, यहाँ पे पूछता है तब भी mr² ऐड करें, और यहाँ पे पूछता है इसका मतलब यहाँ, अगर यहाँ इस एक्सिस के पड़ते हमें ज्ञात है इसके रेस्पेक्ट करना तो mr² जोड़ दें, इसके रेस्पेक्ट ज्ञात है यहाँ पे पूछता है तो भी mr² ऐड कर दें, अगर यहाँ पे हमें ज्ञात है और यहाँ पे पूछता है तब भी mr² ऐड कर दें। इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो भाई कुछ एप्लीकेशंस फर्दर भी बढ़ाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन को अगर वो रिंग के लिए कहता है, रिंग में पता क्या करना होता है, एक क्वेश्चन को पकड़ो, अब जैसा आपका क्वेश्चन किस पर आया हुआ है तो आप पहले ही सोच लो भाई रिंग पर आ गया तो कैसे करेंगे। तो रिंग में हमें पता चला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर से पास हो उसके नॉर्मल टू द एक्सिस हो वो mr² होता है। डायमीटर के लिए जो है रिंग में उसका आधा कर दो mr²/2, mr²/2। डायमीटर 2 होंगे, एक तो ये हो गया डायमीटर और एक डायमीटर ये हो गया। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के एप्लीकेशंस ही होते हैं, जितने भी हम करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, क्या कहा गया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क थी, रेडियस r थी, पास करे सेंटर से एज ऑफ द डिस्क को, और देखो शब्द देखो यहाँ पे जिससे तय हुआ है एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। अगर ये नॉर्मल टू द डिस्क ना कहता ना तब आंसर अलग बन जाता, अगर यहीं पे कहता नॉर्मल की बजाय यहाँ पे कह देता क्या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल में आंसर चेंज हो जाता। टेंजेंशियल में पता फिर क्या होता, फिर ये आपको यहाँ के रेस्पेक्ट ज्ञात होता और यहाँ चाहिए था फिर, तो यहाँ पे हो जाता इसका आंसर कितना mr²/4, और इसमें mr² जोड़ देते। तो यहाँ पे जैसे ही नॉर्मल की बजाय क्या कर देता टेंजेंशियल, तो फिर आंसर चेंज होता, फिर आ जाता हमारा mr²/4 प्लस ये आता आंसर, फिर आ जाता 5/4mr²। इसलिए आंसर में थोड़े थोड़े से चेंज होते रहते हैं। इसमें देखो, इसमें ये 3 रिंग दे रखी हैं क्वेश्चंस के अंदर, और तीनों रिंग इस तरीका से अटैच है। ये इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, और तीनों ये एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में। तो ये देख रहे होगे ये जो इसके साथ पास हो रहा है, इसमें नॉर्मल शब्द नहीं यूज किया है, ये इसी से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट इसका, इस वाले का, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना बनेगा, बताओ इसका कितना होगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट। रिंग है ये, क्वेश्चंस में मैं लिखे दे रहा हूं, रिंग का क्वेश्चन है, तो इसका हाफ mr², इसका हो गया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, इसका भी इसी एक्सिस के पहले पैरेलल में निकाल लो, और इसका भी हाफ mr² ही होगा, इसी एक्सिस के पड़ता है। तो इनके तीनों के हाफ mr² प्लस हाफ mr², ये तो इस एक्सिस के पड़ते हो गए। अब हमें चाहिए यहाँ, तो इसमें mr² यहाँ लाने के लिए इसमें ऐड कर दो, और mr² इसके लिए जो ऐड कर दो। तो कैसे हम लेकर चल रहे हैं, एक हमारा बन के आया हाफ mr², ये तो हमारा इसका हो गया इस वाली रिंग के कारण। अब इस वाली रिंग के कारण देखो कितना आ गया, इसके कारण ऐड कर दो हाफ mr² प्लस mr², हाफ mr² तो हो गया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट। अब चाहिए यहाँ तो
तो एम आर स्क्वायर इसमें जोड़ दो और इसका ट्वाइस कर दो। कहोगे ट्वाइस क्यों कर रहे हो? सिमेट्री है, जो सिचुएशन इसकी है सेम सिचुएशन इसकी है, यहां के लाने के लिए आंसर निकाल दो। कितना आ गया? 7/2 एम आर स्क्वायर है, तो आंसर कर दो। कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसके गलत है, वो करेक्ट कर लें। जहां से ये क्वेश्चन देखा गया था वहां पर सॉल्यूशन इसका गलत दे रखा था, तो उन्हें करेक्शन दे दें सॉल्यूशनों में। तो मुझे उम्मीद है कि 4th और 5th आप समझे होंगे। हालांकि मैं वीडियो जब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे काफी क्वेश्चन कराऊंगा, सदा एक चीज भी याद करें कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन को करें तो उसकी थ्योरी को चाहे ना करें, लेकिन समझ लें कि वो डेरिवेशन इसका छोटा सा कैसा आया है। छोटे से डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्कशन दूंगा आगे एक वीडियो में, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, ये बेसिकली इसने क्या कहा, एज ऑफ द डिस्क कहा। एज ऑफ द डिस्क पता कहां होगी? जैसे हमारी ये डिस्क है, ये पॉइंट जो एज ऑफ डिस्क कहलाते हैं, तो एज ऑफ डिस्क अपने आप में ही टेंजेंट हो गई। और ये हमें यहां से शब्द नॉर्मल का हमें यहां पता चल गया, नॉर्मल से हमें ये पता चल गया कि ऐसे चाहिए। तो एज से तो ये पता चल गया कि ये एज है, एज ये हमारे 4 होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब एज है। अब इसमें क्या है, अगर वो कहता है नॉर्मल चाहिए तो यहां चाहिए ऐसे, तो यहां हमें पता है इसका हाफ एम आर स्क्वायर है, जिसका यहां चाहिए तो एम आर स्क्वायर जोड़ दें हाफ एम आर स्क्वायर में। अब नॉर्मल ना कहता, वो टेंजेंट कह रहा है, तो अब हमें ऐसे नहीं चाहिए, फिर अब हमें ऐसे चाहिए टेंजेंट में, तो फिर हमें यहां चाहिए डायमीटर कह लो, उसमें एम आर स्क्वायर जोड़ें। बस इतना कंसेप्ट सीखना, और ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं पहुंच पाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को तो लगाना अगर आपको नहीं आता तो फिर ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इनकी संभावना सही होने की कमी रहती है, ये फिर गलत होने की संभावना हमारी क्या है, बढ़ जाती है। और इस लेक्चर का समापन क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्डर फॉलो हमने क्यों नहीं किया, मैं पहले ही बता रहा हूं, ऑर्डर हमने इसलिए फॉलो नहीं किया था क्योंकि जहां जिस क्वेश्चन का कंसेप्ट आए, और आपको करना यही होता। देखो मैं तैयारी का एक टिप्स भी आपको बता दूं हैं, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएं तो कंपटीशंस के क्वेश्चंस का कलेक्शन करें। कंपटीशंस के क्वेश्चन का जब आप कलेक्शन कर लें, क्या क्या क्वेश्चंस इन टॉपिकों पे आए उन्हें सामने रखें, फिर उन क्वेश्चनों को करते समय पे जिस एक कंसेप्ट जितने क्वेश्चनों में लग रहा है, एक कंसेप्ट पूरा समझ के फिर उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के तौर पे लगाते हैं, जिससे क्या हो आपको पता चल जाए कि अब ये कंसेप्ट हमें लगाना आ गया है। और कुछ कंपटीशंस में कुछ भी नहीं होता, कंसेप्ट ही होते हैं और उन्हें अप्लाई करना हमें आना चाहिए। उन्हें जितने कंसेप्ट जो ज़्यादा जानता है उसी के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक इस चीज़ पे कि फैक्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी हो, फैक्ट्स आपको याद हों। उनको कहता हूँ मैं फॉर्मूला का जो आपके पास कलेक्शन है वो अच्छा हो और वो आपको याद भी हो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, उनके पास फॉर्मूला का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट दूसरी चीज़ ये है कि रोज अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करें। नई कम से कम 10 से 15 चीज़ें रोज सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए कि 10 कंसेप्ट हमने सीखे, 5 कंसेप्ट सीखे। और जो कंसेप्ट एक दिन में इकट्ठे नहीं होते, समय लगता है, सालों में इकट्ठे होते हैं। और जब हमारे पास कंसेप्ट हमें पता चल जाते हैं, फिर कंपटीशंस की राहें आसान होने लगती हैं, फिर हमें ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन कुछ होता ही नहीं। तो ये टिप्स भी दे रहा था मैं, इंपॉर्टेंट है क्या आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहा एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, ये रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर पैरेलल टू L एंड लेटर थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू L, I in 2 केसेस इक्वल टू। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ऐसे है क्वेश्चन, क्योंकि अभी तुम्हें फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो तुम कहोगे सर ये कहाँ से क्या पूछ लिया। इजी क्वेश्चन है हालांकि काफी। ये हमारा लेंथ L का एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस R है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बार बता रखे हैं, एक इस एक्सिस के रेस्पेक्ट और एक इस एक्सिस के रेस्पेक्ट।
इस एक्सिस के रेस्पेक्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस कह रहे हैं? ये लग तो ऐसा रहा है, ये ऐसे है, क्या सेंटर से पास हो और नॉर्मल हो, और एक हमारी डायमीटर के अलोंग हो और टेंजेंट हो। तो ये जो फॉर्मूला इसके रेस्पेक्ट होता है, देखो यहां ध्यान दो, एक तो है पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू द सेंटर, और पैरेलल टू द एल, ये तो ये है, ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा mr²/2। हाँ जी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी लेंथ एल है और जिसकी रेडियस आर है। अगर उसमें पूछता है कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा पासिंग थ्रू द सेंटर हो, सेंटर से तो पास करे और इसके पैरेलल हो। तो इसका सेंटर, ध्यान दो मेरी बात, सेंटर इसके दो होंगे, एक ऐसे सेंटर और एक सेंटर ऐसे। अब हमारे पास में क्या कहा है, दूसरे केस में पढ़ के देखो, एंड थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एल। वो कौन सा है? ये है, एल लेंथ है, कैसे? नहीं नहीं, एक ऐसे है इसी प्लेन में और एक ऐसे प्लेन में। जैसे क्या हुआ, ऐसे तुमने सिलेंडर रख दिया, एक तो सेंटर से ऐसे पास हो गई लाइन, और एक, हाँ, एक उसी में क्या हो कि वो सेंटर से पास होते हुए बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो लाइन। हाँ, ऐसे खींची हुई है, लेकिन ये से मिल नहीं रही, उस प्लेन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। यही तो है कहानी। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट होता है, मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है, जिन्हें नहीं आता वो याद भी रखें, ये mr²/2 होता है। और जो इससे ऐसे, जो इसके सेंटर से पास भी हो रही है लाइन और परपेंडिकुलर जा रही है, उसके रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है ml²/12 प्लस mr²/4। ये स्मॉल एल की बजाय लो, मैं कैपिटल एल ले रहा हूं। ये क्वेश्चन में दोनों बराबर दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में कहा कहा है, दीज आर इक्वल, लेंथ और रेडियस में रिलेशन पूछा है, तो इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? ml²/12 प्लस mr²/4 इजकल टू कितना? नहीं बना? m से तो m कैंसिल कर दो, तो l²/12 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो l² की वैल्यू आ गई यहां से 12/4। l कितना बन गया? अब इसने स्मॉल एल कहा तो तुम भी स्मॉल एल कह दो, और कैपिटल आर को स्मॉल आर कहा तो तुम भी वही कह दो, क्या फर्क पड़ रहा? ऐसा दिया है ना आंसर। तो उसने एल को कैपिटल एल ना लेके स्मॉल एल ले लिया है, रेडियस को कैपिटल आर ना लेके स्मॉल आर ले लिया, तुम भी ऐसे ही बोल दो। अब तुम देख रहे हो कब तक नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, जब तक तुम्हें ये फॉर्मूले ना पता होंगे कैसे कर पाते। फॉर्मूले अगर पता होते तो इक्वल ही करना था, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इसलिए मेरा क्या कहना होता है, हर बार कहता हूं कि फॉर्मूला सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन फेलियर की गारंटी है। देखो मैंने आज की लाइन बोल दी लेक्चर में, फॉर्मूला सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फेलियर की गारंटी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप सफल बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन केवल आपको फॉर्मूला ही आते हैं तो सफलता को श्योर नहीं करते। फिर उनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे करें। तो पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए फॉर्मूले। अब अगर किसी को इनके दोनों के फॉर्मूले पते थे, वो इक्वल करते, आराम से कर देता, और किसी को अगर इनका फॉर्मूला ही नहीं पता, वो कैसे कर लेगा सॉल्व। अब क्वेश्चन इसमें भी चेंज कर देते हैं कई बार, कहता है ये इसके ट्वाइस है, थ्राइस है, ऐसे बना देगा क्वेश्चन। तो बस आपको जब फॉर्मूले पता तो इक्वल, ट्वाइस टाइम्स, थ्राइस टाइम्स करने में कुछ है ही नहीं, करते चले जाओ। थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज करेगा तो रेडियस दे देगा, जैसे उसने कही भाई रेडियस 1 मीटर है, कहेगा लेंथ बताओ कितनी, तो √3r में r को 1 मीटर रख दो, आ गया आंसर 1.732 आंसर आ जाएगा। और जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो ये आंसर तक करके पता होते, वो करके भी नहीं देखते। उन्हें ये पता होता है कि जब ये इक्वल होते हैं ना
तो एल की वैल्यू √3r होती है। जो थोड़े से लेथार्जिक टाइप के होते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उन्हें फिर इतना भी कष्ट करना पड़ता है कि इन्हें बराबर भी कर लें और पेपर में फिर कैलकुलेशन भी कर लें। ऐसे भी हैं कि उन्हें फॉर्मूले पता है लेकिन उन्हें बराबर करके कैलकुलेशन ही सही नहीं लाए। नहीं तो चाहिए, देखो ऐसा होता है, तुम सोचते हो सेलेक्टर क्या होते हैं, को ऊपर के प्लेनेट से थोड़े आते हैं, 2 ही चीजें होती हैं उन पर। 3 चीजें आप कर लो, आपका किसी कंपटीशन में फेल ही नहीं हो सकते। फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला की प्रैक्टिस आपके पास हो कि आप फॉर्मूलों को रख दें, और कैलकुलेशंस में ऐसा इतने फास्ट होने चाहिए। कब जैसे ये क्वेश्चन निकला L बराबर √3r, तो ये आपके दिमाग में हो कि बराबर पे आया था ये, तो पता चला L बराबर √3r देखते ही तुम्हारा एकदम से विजुअलाइजेशन होगा। उस क्वेश्चन को √3r आंसर देखते ही L बराबर को तुम्हारे दिमाग में पीछे से पढ़ना चाहोगे कि क्या बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन तो नहीं है सिलेंडर में। पता चला क्वेश्चन हो गया, करना भी ना पड़ा। रख जाते हैं ऐसे आंसर, इसलिए लोगों का समय बच जाता है। और सक्सेस का एक रास्ता किससे जाता है, समय बचा के जाता है कि आप क्वेश्चनों में समय कैसे कम करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो लोगों को आंसर रटे होते हैं। बहुत सारे तो ये सोच रहे होते हैं वहीं कर लेंगे, वहीं निकाल लेंगे, वहां कुछ नहीं होने का, वहां तो सीधे सीधे चीजें पता हो। पेन ज्यादा देर अगर कैलकुलेशन में लग गया तो समझो पेपर सूख जाएगा। तो इस तरीका से एक्यूरेसी को बढ़ाएं। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।